स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर, जहां पर हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व। आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी इनबॉक्स पर आएंगी। सेकेंड, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी इंटरेस्टेड हो तो हमने 10 चैप्टर के इक्विटी डेरिवेटिव्स के 10-10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वो सारे वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि है चैप्टर नंबर 4 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब वहां पर क्या होता है, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो पहला है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में सेबी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो कि है एमफी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि है एएमसी। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखिए यहां पर बात हो रही है रेगुलेटर की, तो रेगुलेटर इन सब में एक ही है। एमफी एक इंडस्ट्री बॉडी है, रेगुलेटर नहीं है। तो यहां पर आप गलती मत कर दीजिएगा, एमफी लिखने का आंसर होगा सेबी। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन ओनली ऑन अ डिलीवरी बेस। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, what minimum percentage of mutual fund scheme corpus must be invested in equity and related investment in case of ELSS, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में मिनिमम कितना होना चाहिए? तो वो होता है 80%। देखिए याद रखिए, किसी को भी इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के लिए मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, मिनिमम। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है? ईएलएसएस की बात कर रहा है। तो यहां पर मिनिमम होता है 80%। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट फॉर द म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूंगा। इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एट इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो आपने एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन देखी होगी, जो कि कोइंसाइड की थी मार्केट के तेजी से बढ़ने से, और वो कैंपेन थी म्यूचुअल फंड सही है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं, वहां पे सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या वो म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल एंडोर्स कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि वहां पे सचिन तेंदुलकर या कोई और भी सेलिब्रिटी आपको समझाते हैं कि देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है तो सोच कर समझ कर आपको इन्वेस्ट करना है, सब चीजें समझिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? म्यूचुअल फंड सही है। तो यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड को तो प्रमोट कर रहे हैं, बट कभी आपने ये देखा है कि कोई सेलिब्रिटी आकर ये कहे कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड सही है? क्या आप देखते हैं कि कोई आकर कहे कि आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कहते। तो सेबी ने उसको लेके एकदम बैन लगाया हुआ है। कोई भी सेलिब्रिटी किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। जो इतने भी सेलिब्रिटी हैं उनको यूज किया जाता है इंडस्ट्री लेवल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले, अगर मैं सही हूं तो नाम के साथ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, कि जैसे पॉलिसी बाजार है, ठीक है, वैसे ही शायद बैंक बाजार था या कोई एक और प्लेटफॉर्म था, जहां पर क्या हो रहा था कि अक्षय कुमार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे थे, जो कि था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो क्या होता है, सेलिब्रिटी ये करने के लिए अलाउड नहीं है, वो एड कैंपेन को उनको वापस देता। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टर हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू हाउ मेनी नॉमिनी फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी चल रहा है, क्योंकि सेबी ने कह दिया है कि हर फोलियो के साथ नॉमिनी होना चाहिए, या आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है।
तो वहां पर आपके पास में ऑप्शन होता है कि एक नॉमिनी को 100% देना है, दो नॉमिनी को 50-50 देना है, या क्या रेशियो में बांटना है। तो आप मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनी बना सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को 3 लोगों में बांट सकते हो। 3 लोगों से ज्यादा में आप नहीं कर सकते एज ऑन डेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेगुलेटर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इंडिया में जितने भी टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये जितने भी आपको ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं। क्या आईआरडीए रेगुलेटर है? बिल्कुल है। किसका रेगुलेटर है? इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। पीएफआरडीए किसका रेगुलेटर है? पेंशन फंड्स का रेगुलेटर है। सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। और जब बैंक के रेगुलेटर की बात आती है तो वो होता है आरबीआई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब प्रियम्बल ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी describes the basic function of SEBI as to protect investor of investors in the securities market, बिल्कुल। To promote the development of the securities market, बिल्कुल। To regulate the securities market and the market concerning to the incidental thereto, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सेबी का काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए, लॉस से वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, गलत तरीके के लॉस से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, और बाकी जो भी चीजें होती है सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ी हुई, उनको रेगुलेट करने का काम सेबी का है। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड इंक्लूड्स, मतलब क्या क्या जनरल रिस्ट्रिक्शंस है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन अ डिलीवरी बेसिस, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स कैनॉट एडवांस लोन, वो बिल्कुल भी किसी को लोन नहीं दे सकते, ठीक है। द म्यूचुअल फंड स्कीम्स विल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। तो अनलिस्टेड कंपनियों में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और थोड़ा सा उसे देख लेते हैं कि वहां पर क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, डैश परसेंटेज ऑफ यूनिट होल्डर कैन टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी एंड डैश परसेंटेज ऑफ द यूनिट होल्डर कैन पास अ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप द स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। मतलब एएमसी को टर्मिनेट करना हो या म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसको टर्मिनेट करना हो, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी, आपको 75% यूनिट होल्डर्स की सहमति चाहिए। दोनों ही केसेस में 75 एंड 75, जो कि एक छोटा फिगर नहीं है, ये बड़ा फिगर है, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, रिकवरी ऑफ द अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय इन्वेस्टर्स कैन बी क्लेम्ड विद इन 3 years. If after 3 years, then the NAV at the end of the 3 years. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? अगर आप 3 साल के बाद करोगे तो प्रिवेलिंग एनएवी पे होगा, पहले करोगे तो। और अगर 3 साल के बाद करोगे तो जो 3 साल के एंड में जो एनएवी थी वो आपको मिलेगी, आपको अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए करंट एनएवी नहीं मिलेगी। इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, क्वेश्चंस निकालकर, समझाकर। अब कहानी आपके एंड से चालू होती है, अब आपका काम चालू होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स तक मिले। दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी क्वेश्चंस को समझा सकूं और उन लोगों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन क्लियर करूं।